ओके, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पिछले क्लास में जैसा कि हम लोग क्या पढ़ चुके थे, हम लोगों ने कवर किया था पोटासियम परमैंगनेट को, KMnO4 को हमने कवर किया था। ठीक है। और इस क्लास में हम लोग जो एक और कंपाउंड के बारे में अपने को जानना है डी ब्लॉक में, ठीक है, वो कौन सा है अपना K2Cr2O7 के बारे में। ठीक है। तो इस क्लास में बेसिकली जो भी ज्वाइन हो रहे हैं वो म्यूट कर दे। ठीक है। जो भी ज्वाइन हो रहे हैं वो म्यूट कर। ठीक है। तो इस क्लास में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, KMnO4 तो अपना हो गया था, K2Cr2O7 के बारे में जानेंगे। ठीक है। पिछले क्लास में जो भी हम लोग देखें उसमें सेम उसी प्रकार का प्रॉपर्टी जो देखने को मिला था अपना KMnO4 के साथ, उसी तरीके का सिमिलर प्रॉपर्टीज अप्रोक्स जो है वो देखने को लगभग लगभग मिलेगा। हाँ, कुछ टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इसमें देखना जरूरी है। 3 टेस्ट अपने को पढ़ने हैं। ब्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो कि पिछले जो हम लोग यूज किए थे पी ब्लॉक में, उसमें हम बोले थे कि डी एंड एफ ब्लॉक में हम लोग उसको देखेंगे डी ब्लॉक में, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और भी 2 टेस्ट हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट, वो देखने वाले हैं। ठीक है। साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग सीखे थे, स्केलेटन जो हम लोग देखे थे रिएक्शंस का, तो सिमिलर ही रहेगा यहाँ पर भी। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट के बारे में। पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है। K2Cr2O7। ठीक है। K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, ये अपना कंपाउंड है, इसके बारे में पढ़ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। VVI है, तो ध्यान में रखेंगे ये जो 2 कंपाउंड डी ब्लॉक के हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, KMnO4, और उसको हम लोग कहाँ से प्रिपेयर किए थे, ओर से। उसके ओर से उसको हम लोग क्या किए थे, निकाले थे, यदि आपको याद होगा। ठीक है। कैसे निकाले थे, उसके ओर से। ठीक उसी प्रकार से। ठीक है। और उसका ओर का नाम क्या था, पायरोलुसाइड, याद यदि होगा तो आपको। ठीक है। MnO2 बेसिकली। तो उसमें से हम लोगों ने उसको निकाला था, और यहाँ पे भी हम लोग ठीक उसी प्रकार से इसको भी जो है हम लोग ओर से, इसके जो ओर है उसमें से ही निकालेंगे। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर इज, क्या लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ओर, ओर इज, इसका नाम है क्रोमाइट ओर। ठीक है। क्या नाम है, क्रोमाइट ओर। ठीक है। क्रोमाइट और इसका क्या फॉर्मूला, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो आपको लिखा हुआ आ सकता है क्या, Fe, ठीक है, C2O4, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं FeO। ठीक है। FeO प्लस Cr2O3, ऐसा लिखा हुआ आपके सामने आ सकता है। ठीक है। बात ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे Fe+2 में है, और यहाँ पे Cr जो है वो किसमें है, +3 में। तो ये ही बेसिकली जो है इसका मेन ओर है, जिसके बारे में आपने को समझना है। ठीक है। यही इसका मेन ओर है, और उस ओर का नाम क्या है, क्रोमाइट ओर। ठीक है। नाम क्या है, क्रोमाइट ओर। ठीक, ध्यान में रहेगा, ये अपना क्रोमाइट ओर। तो इसी क्रोमाइट ओर से ही हम लोग किसको निकालेंगे, Mn को निकालेंगे। अब प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं क्या है प्रिपरेशन। ठीक है। प्रिपरेशन। ठीक है। तो प्रिपरेशन में हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे। ठीक है। स्टेप वाइज हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप 1, क्या लिख रहे हैं, स्टेप 1। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं कि जो क्रोमाइट ओर है, ठीक है, जो क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट ओर इज रोस्टेड, इसको रोस्ट करते हैं, रोस्टेड विथ विथ सोडियम, विथ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर इन लेबोरेटरी फर्नेस। ठीक है। लेबोरेटरी फर्नेस जो है उसमें से, ठीक है, उसमें हम लोग रोस्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जाहिर सी बात है रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर ही होगा। ठीक है। तो अब रिएक्शन क्या होता है,
ठीक है। बेसिकली इसका नाम आप कई बुकों में देखेंगे तो इसका पूरा स्ट्रक्चर मतलब फिगर ये रिवर्टरी फर्नेस का बनाया हुआ रहता है, लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये चीज हम लोग थोड़ा सा मेटलर्जी में भी देखते हैं सारा कुछ, ठीक है, क्योंकि और से जब हम लोग मेटल को निकाल रहे हैं तो प्रोसेस जो है वही हम लोग अपना जो देखते हैं कि इसमें मेटलर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगे, क्या रिएक्शंस होंगे भाई, तो सबसे पहले हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, Fe, ठीक है, Cr2O4, FeCr2O4 यही है अपना क्या और, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर तो O2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या देगा आपको, तो ये देता है, अब स्केलेटन सबसे पहले ही बताए, क्या बताए हुए यहाँ पे, जैसे कि ये है, तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बताए हैं ना। ये किस तरीके से एक्ट करेगा, एज अ बेस की तरह, किस तरीके से एक्ट करेगा, बेस की तरह। और ये किस तरीके से फिर एक्ट करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो सेम जो है स्केलेटन जो हम लोग तैयार किए थे किसमें, KMnO4 के लिए, उसी तरीके से यहाँ भी होगा, ठीक है। ये जो है आपका, हम फिर से बता रहे हैं, ये का बेस है, और यहाँ बेस हम कोई भी चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ चेंजेस यदि लाना है तो बस ध्यान में रखेंगे, ले हम NaOH भी सकते हैं, ठीक है, NaOH भी ले सकते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ जो ऑक्सीजन है, इसके जगह हम लोग KNO3 या फिर H2O2 भी चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जो ले सकते हैं उसके बारे में बताएं। अब रिएक्शन क्या होगा यहाँ से, ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पे जो बनता है वो क्या, ये मेटल है, ये बेसिक बेस हम लोग लिए हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबसे के पहले क्या बनेंगे, ये जो मेटल है उसका ये किस क्या बन जाएगा, Fe का किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ जो बनता है वो बनता है 2Fe2O3, और ये रिएक्शन कंप्लीट जो है वो दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। बैलेंस करते हुए ही अब हम लिखते चल रहे हैं, कि बैलेंसिंग शुरू से ही बताते चल रहे हैं, अब इसमें बहुत ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 7O2 2Fe2O3, साथ ही साथ क्या बनेगा, अब सोडियम है तो सोडियम का तो उधर क्या बन जाएगा, Na2 CrO4 ये बनेगा CrO4, साथ ही साथ क्या बनेगा 8CO2, कार्बोनेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2, ठीक है। बात समझ में आया। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, पूछता है और पूछा भी गया है, ठीक, क्लियर है। इसका मैकेनिज्म का थोड़ा बात करें, मैकेनिज्म से आपको रिएक्शन जो है और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म थोड़ा सा बात करें, कैसे मैकेनिज्म हम बात करेंगे, बेसिकली होगा क्या कि जो ये टू, ठीक है, ये क्या हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन, O2 जो था वो बेसिकली किस में टूटेगा, टू ऑक्सीजन में, नेसेंट ऑक्सीजन, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। और यहाँ पे हम फिर क्या है अपने पास बचा FeO, ठीक है, Cr2O3, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, FeCr2O4 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग ले ले रहे हैं दो, कितना ले लेंगे, दो, ठीक। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, CrO3, ठीक है। अब इसको बैलेंस करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन देने पड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो कितना पे आएगा, 4 पे। खास बात यहाँ पे क्रोमियम जो था वो किस पे था, +3 पे, यहाँ पे क्रोमियम जो हो गया वो किस में आ गया, +6 में आ गया। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आया, यानी कि जस्ट +3 से कहाँ चला गया, +4 में। अब चूंकि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन आया हुआ है तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, यानी कि क्या आपको रिएक्शन नजर आएगा, 7O2 गिव्स क्या हो जाएगा, 14O, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 14O। और यहाँ 2 जो था उसको हम लोग किससे ले लेंगे, 4 से, ठीक है। क्रोमियम कितना लेना पड़ेगा, 4, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं 4FeCrO4, क्यों लिए समझ में आया हुआ होगा, 2 जब 4 तो डायरेक्ट हम 4 ले लिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो गया, 14O, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ भाई, तो Fe2O3 में, प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है, 8CrO3, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8CrO3, ठीक है। सबको 4 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाइड कर दिए, सबको 2 से कर दिए, ये मतलब ऐसा समझिए कि ये 2 था, इसको 2 से कर दिया,
तो ये पूरा इस तरीके से देखिए 4 का क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये वाला जो क्रोमियम जो होता है, ये वाला जो होता है उसका मीडियम कैसा होता है, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। अंडरस्टूड, कैसा होता है, एसिडिक। और यहाँ पे अवेलेबल क्या था अपने पास, सोडियम कार्बोनेट। क्या अवेलेबल था, सोडियम कार्बोनेट। देखिए ये जो बेस है ये अवेलेबल है। अब ये अवेलेबल रहने के कारण, ये अवेलेबल रहने के कारण क्या हो जाता है, ये एसिडिक। और ये जो 8CrO3 जो है वो बना, जो कि क्या है, एसिडिक, और बेस के तौर पे किसके साथ रिएक्ट कर गया, Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे बनता है क्या, 8Na2CrO4, और साथ ही साथ क्या बनेगा, 8CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो है इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, Na2O और साथ ही साथ CO, यही तो है ये टूटेगा किस में, Na2O और साथ ही साथ CO2 में। तो जस्ट ये वाला जो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, वो आप यहाँ समझ लीजिए ऐसे। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ। और ओवरऑल रिएक्शन यदि हम देखें, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन यदि हम देखें तो फिर क्या मिलेगा अपने को, ये वाला जो है ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा 4Fe CR2O4, ठीक है, प्लस 7O2 प्लस 8Na, ठीक है, प्लस 1 सेकेंड ये भी कैंसिल होगा ना, ये और ये, हाँ, प्लस 8Na2CO3, ठीक है, और ये क्या गिफ्ट देगा, 8Na2CrO4, ठीक है, प्लस FeO3 प्लस 8CO2। ये पूरा का पूरा रिएक्शन आपके सामने आया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो पूरा मैकेनिज्म से समझा दिए, और डायरेक्ट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो तो है। तो रिएक्शंस आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा, याद करने में थोड़ा सा आसानी होता है, ठीक है। अब इसी का स्टेप 2, यानी स्टेप 1 में हमने किसका फॉर्मेशन करवाया, Na2CrO4। ध्यान में रखना, Na2CrO4, ठीक है। जैसे याद होगा आपको कि फर्स्ट स्टेप में जब हम लोग KMnO4 का प्रिपरेशन देख रहे थे, तो पहले स्टेप में K2MnO4 बन रहा था, ठीक है। पोटासियम परमैंगनेट में KMnO4 का फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, K2MnO4, ठीक है। बात समझ में आया, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, K2MnO4, सॉरी KMnO4 का प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले क्या बनता है, K2MnO4, हाँ ये बनता है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो अपने बन रहा है, वो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हो गया है, बेसिकली Na2CrO4 का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। बात समझ में आया। अब स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में आ रहे हैं, स्टेप 2, ठीक है। तो स्टेप 2 में बेसिकली क्या करना है, रोस्टेड मास इज एक्सट्रैक्टेड। जो रोस्टेड मास, ठीक है, रोस्टेड मास इज एक्सट्रैक्टेड विथ H2O, ठीक है, when Na2CrO4 gas gas sorry goes into solution, ठीक है, living behind insoluble Fe2O3, ठीक है, and the solution is then treated with and then solution treated with, ठीक है, calculated amount of H2SO4। बेसिकली हम लोग क्या किए कि जो अपना ये निकला हुआ था, ठीक है, क्या निकला, Na2CrO4 जो निकला, उसको हम लोग किस मीडियम में रिएक्ट करवाएं, किसके साथ, याद है आपको, जो MnO4 में भी करवाए थे, एसिडिक मीडियम लिए थे। उसमें तो 3 तरीके से हम लोग देखे थे, एसिडिक, ठीक है, माइल्ड, सॉरी बेसिक, न्यूट्रल, इस तरीके से 3 देखे थे। लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट किसके साथ देखेंगे, एसिडिक के साथ, ठीक है। किसके साथ करवा रहे हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, यानी कि रोस्टेड मास को क्या कर लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए, किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है।
जब Na2CrO4 goes into the solution, leaving behind is soluble Fe2O3. इज दैट क्लियर? Fe2O3। और उसके बाद जो है हम लोग ट्रीट किए इसको, सॉल्यूशन को किसके साथ ट्रीट किए हम लोग? कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ तो 4 के साथ। तो ये तो थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है वो चीज देखिए, इसी पे डिपेंड करता है। H2SO4, ठीक, ये हो गया। अब इसमें भी जो हम रूल बताए थे, ठीक है, याद होगा आपको, पिछले बार भी हम रूल बताए थे, इसमें भी आपको रूल पे ध्यान में रखना है। क्या रूल हम दे रहे हैं? तो रूल नंबर 1, ठीक है, क्या रूल नंबर 1 है कि एनी क्रोमाइल क्रोमियम कंपाउंड, ठीक है, एनी क्रोमियम कंपाउंड, कोई भी क्रोमियम कंपाउंड यदि हम ले रहे हैं, ठीक है, इन इन ठीक है, इन +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, या यदि +3 में है तो वो कैसा एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। कंपाउंड इन +3 कैसे एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और साथ ही साथ इसके साथ हम लोग क्या ले रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना चाहिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। अब इसके साथ हम लोग क्या ले रहे हैं? प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ ही साथ हम लोग क्या लेंगे? बेस, क्या लेंगे? बेस। और जो बेस है, ये जो बेस है इसको कभी मतलब ये इसके इसके दोनों के मिक्सचर को, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेस के मिक्सचर को क्या कह देगा? अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर कभी कभी, ठीक है, अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर, अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर। तो ये भी ध्यान में रखना, क्या ये ले लेंगे? तब क्या होगा? तो ये क्या करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये Cr जो +3 है, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? O4-2, और ये बना देगा क्रोमेट। किसमें बना देगा आपको? क्रोमेट। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला रूल ध्यान में रखना कि क्या बोल रहे हैं, कोई भी क्रोमियम कंपाउंड ले रहे हैं जो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में है, और उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें और कोई बेस लें, ठीक है, और बेस और अल्काला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर भी कहते हैं। और ये क्या करेगा कि जो क्रोमियम +3 में है ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसको किसमें ले आएगा? CrO4-2, यानी 4 दूना 8, ठीक है। तो ये जो है आपको कन्वर्ट कर देगा +6 में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा? +6 में। अंडरस्टूड? अब रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2 ये तो हो गया। रूल नंबर कितना? 2। रूल नंबर 2 में क्या है? ये था आपका 1। रूल नंबर 2 में क्या है कि क्रोमेट आर स्टेबल, क्रोमेट आर स्टेबल, ठीक है, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ठीक है, वाइल 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 डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइक्रोमेट Cr2O7-, ठीक है, 2 आर स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। तो ये ध्यान में रखना है कि जो क्रोमेट होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है अपना बेसिक मीडियम में, जबकि डाइक्रोमेट स्टेबल होता है किसमें? एसिडिक मीडियम में। अब एक चीज ये भी बताए हुए हैं, फिर से बता देते हैं, क्या याद रखना है? ए, ठीक है, ये बी, ठीक, सी, और ये डी, ठीक है। एबीसीडी में क्या है भाई? क्या छिपा हुआ है यहाँ पे एबीसीडी में? तो ए का मतलब हो जाएगा एसिडिक, ठीक है, ए का मतलब क्या है? एसिडिक, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं किसको? ए के साथ सी में, और ए को किससे कर रहे हैं? डी में, ठीक है, ध्यान में रहेगा। और ये बी क्या है? बेसिक, ध्यान से, बेसिक, ठीक है। सी क्या है? क्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है। और डी क्या है आपका? डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज, याद रखना, डाइक्रोमेट का क्या कलर होता है? ऑरेंज।
और ये क्रोमेट का कलर होता है येलो। कैसा कलर होता है? येलो। याद रहेगा। यानी कि बेसिकली आपको क्या करना है कि बेसिक जो है, बेसिक में क्या हो जाएगा? क्रोमेट। क्रोमेट आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ठीक है, बेसिक में कौन स्टेबल रहेगा? क्रोमेट। और एसिडिक में कौन स्टेबल रहेगा? डाइक्रोमेट। ए बी सी डी ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया ये चीज थोड़ा सा? अब हम लोग क्या करेंगे, अब रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं कि यदि हम लोग क्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रोमेट लेते हैं। और क्रोमेट कौन था? क्रोमेट ए बी, ऐसा था ना, ए बी सी और डी। तो बी और सी का कनेक्शन था। क्रोमेट किस में था? बेसिक में। ठीक है, क्रोमेट किस में था? बेसिक में। अभी तुरंत बोले ना, ये देखो, क्रोमेट किस में रहेगा? बेसिक में। क्रोमेट आर स्टेबल इन बेसिक वाइल डाइक्रोमेट आर स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। यदि हम उल्टा कर दे, ठीक है, यदि हम ले लेते हैं यहाँ पे क्रोमेट ही, यानी कि 2CrO4-2, और यदि हम इसको ले लेते हैं एसिडिक मीडियम में, किसमें ले लेते हैं? एसिडिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में और साथ ही साथ दे देगा वाटर। और यदि हम ले रहे हैं यहाँ पे Cr2O7 डाइक्रोमेट, और इसको हम ले रहे हैं बेसिक मीडियम में, किसमें ले रहे हैं? बेसिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट में, 2CrO4-2 प्लस वाटर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो है उसको रिवर्स हम ले जा सकते हैं, और ये दोनों रिएक्शन जो है वो क्या है? नॉन रेडॉक्स। नॉन रेडॉक्स। ठीक है, एसिड। तो कहने का क्या मतलब, हम बोले कि यहाँ पे ये समझ में आया कि ये Cr2O7 डाइक्रोमेट जो है, ठीक है, डाइक्रोमेट जो है वो जो है आपका, यदि हम लोग बेसिक का इस्तेमाल करें, बेसिक का, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CrO4-2 में। और यदि हम लोग किसका इस्तेमाल करें? एसिडिक का। ठीक है, एसिडिक का, तो ये CrO4-2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। अंडरस्टूड? बेसिक में कहेगा आपका पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7, और एसिडिक में जो है वो पीएच क्या कहेगा? लेस देन 7। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है वो आपको एक माहौल बनाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग एकदम, ये आपके काफी काम का चीज है कि डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल सकता है, क्रोमेट डाइक्रोमेट में, जस्ट एसिडिक और बेसिक मीडियम में उसको रखें। ठीक है, काम हो गया ये वाला। उसके बाद चलिए, उसके बाद अपना क्या आया? यही वाला। अब रिएक्शन पे आ जाते हैं। ये 2Na2CrO4, ठीक है, आ गया ये क्रोमेट। ठीक, प्लस किस में जा रहे हैं? एसिडिक मीडियम H2SO4। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2Cr2O7, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और साथ ही साथ क्या बनेगा? सोडियम वहां पे बचा हुआ है। ठीक है, 4 लिए थे, सोडियम यहाँ बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा इसका? सल्फेट Na2SO4, और साथ ही साथ क्या बच जाएगा? वाटर, बाहर निकल जाएगा वाटर। ठीक है, क्लियर है? और ये बात ध्यान में रखना कि सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम? इसके कंसंट्रेटेड करते हैं व्हेन लेस soluble NaOH Na2SO4 इज क्रिस्टलाइजेस आउट। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? ये वाला जो होता है ना, ये मोर soluble होता है, मोर soluble। ठीक है, और ये लेस soluble होता है। ठीक है, तो लेस soluble वाला क्रिस्टलाइज जल्दी हो जाएगा, तो ये तुरंत क्रिस्टलाइज हो जाता है, लेकिन अपने को इसको बाहर निकालने के लिए, क्रिस्टलाइज करने के लिए, और इसको क्या करते हैं हम लोग? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है उसको कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये बात भी, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, ठीक है, व्हेन व्हेन लेस soluble, व्हेन लेस soluble Na2SO4 is crystallizes out, crystallizes out। ठीक है, ये हो, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ऐसा होता है। अब ये क्या बन गया अपने पास? Na2Cr2O7। ठीक है, ये बन गया। अब स्टेप नंबर थर्ड, तीसरा स्टेप,
ठीक है, तीसरा स्टेप में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट को पोटासियम डाइक्रोमेट में बदलते हैं। ठीक है, तो स्टेप थर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये Na2Cr2O7, ठीक है, का रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, KCl के साथ। ठीक है, 2KCl के साथ ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, K2Cr2O7, और साथ ही साथ किस में बन जाएगा, 2NaCl में। तो ये आपका रहा K2। अब आपके मन में डाउट भी आ रहा होगा, क्या डाउट आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पे जो हम K2Cr जो Na2Cr2O7 जो बना रहे हैं, ठीक है, Na2CrO4 जो बना रहे हैं, ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, ठीक है, इसके जगह यदि हम क्या ले लें, K2CO3 ले लें, Na2CO3 की जगह हम लोग क्या ले लें, K2CO3। K2CO3 हम लोग ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट K2Cr2O7 बन जाएगा। तो फिर इतना काहे झमेला ले रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग Na2CO3 ही क्यों नहीं ले लेते, लेकिन वो लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा कि जो सॉल्युबिलिटी है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी ध्यान में रखेंगे, ये नोट करके, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या क्वेश्चन हम बोले कि Na2CO3 के मतलब K2Cr2O7 के जगह यदि यही बनाना था तो Na2CO3 के जगह K2CO3 ले लेते तो डायरेक्ट यही बन जाता। तो फिर उसके जगह इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होता है Na2CO3 का, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2CO3, सॉरी Na2Cr2O7 is more than K2Cr2O7, ठीक है। अब वहां सॉल्युबिलिटी की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इसीलिए जो है यानी कि बेसिकली सॉल्युबिलिटी जो होता है इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका कम होता है, इसीलिए हम लोग किसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं, फिर बाद में रिएक्शन KCl के साथ करके इसको बना लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन लास्ट में इसका करवाते हैं। लेकिन कहीं ये डायरेक्ट बनाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये ऊपर वाले प्रोसेस, ठीक है, ऊपर वाले प्रोसेस में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये रहा दूसरा बात, पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि डायरेक्ट हम लोग कर दें, मतलब कि अपने को काम तो क्रोमेट आयन ही है ना, बेसिकली क्या है ये वाला क्या है, Cr2O7-2, तो क्रोमेट आयन ही काम है ना। तो हम सोडियम डाइक्रोमेट भी तो यूज कर सकते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट, मतलब क्रोमेट आयन ही का ही तो काम है, लेकिन नहीं, वो भी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि K2Cr2O7 जो होता है इज प्रीफर्ड ओवर Na2Cr2O7 एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। वो बताए थे हम पिछले क्लास में, प्राइमरी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 ओवर Na2Cr2O7 एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बिकॉज, ठीक है, बिकॉज Na2Cr2O7, ठीक है, इज हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब, ठीक है, मॉइस्चर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाले को क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, जिसके कारण भी हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये रहा पूरा का पूरा इसका प्रिपरेशन, 3 स्टेप में ले गए हैं, और तीनों स्टेप में भी रूल वगैरह सब बताए हैं, तो उसको करते हुए ध्यान से थोड़ा सा इसको बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, इट इज ऑरेंज, ऑरेंज रेड कलर्ड, ठीक है, क्रिस्टलाइजेज, क्रिस्टलाइजेज, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा दिखता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, लेस soluble in cold water, less soluble in cold water, ठीक है, but freely soluble in hot water, ठीक है। हालांकि कलर कैसा होता है, ऑरेंज रेड कलर होता है, जनरली ऑरेंज बोला जाता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेज, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन, ठीक है, हॉट वाटर। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये सबसे पहला स्ट्रक्चर हम किसका बात करते हैं, CrO4- का, ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं Cr2O7-2, ठीक है, माइनस। ये हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये आपका Cr है, ये आ जाएगा O पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी आ जाएगा डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ सिंगल ना, ठीक है, ये यहाँ पे भी माइनस चार्ज और यहाँ पे भी हम लोग क्या दे देंगे, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है। शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होगा, अपने को भी पता है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ये और ये ऐसा, ठीक है, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन सेम जो पिछले बार हम बताए थे, क्या, sp3 और D3s, D3s, ठीक है, D3s। तो कंफ्यूज नहीं करना है, यदि आपसे पूछता है, ठीक है, आता है एग्जामिनेशन में, तो sp3 ही लगेगा, D3s देगा ही नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो D3s बस जानकारी के लिए बता दिए हैं कि D3s भी आपसे बोल सकता है, ठीक है। और खास बात कैसा रहेगा, येलो कलर होगा इसका, येलो कलर होगा, और इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि इसका डी, डी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके, तो बेसिकली, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, येलो कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर वगैरह सब कुछ हम इसमें भी बताए हैं आपको, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। और ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि ऑल, सारा का सारा Cr और O बॉन्ड जो रहेगा, सब Cr और O जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, आइडेंटिकल, बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल, ठीक है, ड्यू टू और रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस के कारण, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो यहाँ बना वो यहाँ भी बन सकता है, तो रेजोनेंस के कारण सबका सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन यदि हम इधर बात करें, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे दो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ नजर आएगा, ये ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और
ये क्या होगा, इसका कलर कैसा होता है, तो ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर। ठीक है, ड्यू टू, ये भी उसी के कारण, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। ठीक, ये हो गया। खास बात, इसमें केवल 6 बॉन्ड ही क्या रहेगा, इक्वल होंगे। कौन कौन से 6, ये वाले 3 और ये वाले 3, ये वाले। ठीक है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ये बीच वाला पार्टिसिपेट, मतलब बीच वाला इक्वल, मतलब ये दोनों बॉन्ड जो रहेंगे वो इक्वल नहीं होते। क्यों? क्योंकि दिस ऑक्सीजन, ठीक है, दिस ऑक्सीजन डू नॉट पार्टिसिपेट डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, कहीं कॉन्जुगेशन है ही नहीं इसके साथ, लेकिन ये तीनों करेंगे। ठीक है, ये तीनों करेंगे। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना कि 6 CrO bonds are identical। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा ये भी देख लो इसमें कि Cr जो है इसका Z कितना होता है भाई, 24। पीरियोडिक टेबल का पहला एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो Ar। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3d5, और ये होगा 4s1। ठीक है, और इस कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जो यदि हम लोग Cr+6 बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, D0। ठीक है, D0, और D0 में कभी भी, ठीक है, नो डी डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कभी भी इसमें डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, ध्यान में रखना। इज दैट क्लियर? इसीलिए इसमें क्या होता है, कलर का रीजन क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर, याद रहेगा। तो ये पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी भी अपना क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये अपना केमिकल प्रॉपर्टी। तो 2 ही मिनट बचा हुआ है टाइम आउट के लिए, तो तुरंत लिंक भेजते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना हुआ केमिकल प्रॉपर्टी, स्टार्ट करते हैं तुरंत। इसको यहीं पे हम ब्रेक कर रहे हैं और तुरंत लिंक भेजते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज वहां से चालू।